जय हिंद। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल जीके जीएस अचीवर्स पर। तो इसमें हम देखेंगे आज इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर यानी अर्थव्यवस्था एवं अर्थशास्त्र की परिभाषा से, यानी पहला चैप्टर से आपको लगभग इसमें 111 प्रश्न है। ठीक है, 111 प्रश्न है और इसमें हम टोटल प्रश्न को देख लेंगे। और आपको पता होगा कि एग्जाम की दृष्टि से अब इकोनॉमिक्स काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। जैसे में आप देख सकते हैं, इस बार बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ था, जो कि रद्द किया गया है, उसमें भी इकोनॉमिक्स से प्रश्न आए थे और ऐसे ऐसे प्रश्न जो कि दिमाग घुमाने वाला प्रश्न था। तो आपको देखिएगा यहाँ से पहला चैप्टर से भी उसमें एक का दुक्का प्रश्न मिल जाएगा। वहाँ आपको जो प्रश्न पूछा गया है बिहार पुलिस में, यहाँ से भी प्रश्न उसमें डाला गया है। तो इसमें ऐसे ऐसे प्रश्न है जो कि एग्जाम में आने वाला है, संभावना है, क्योंकि इसमें संपूर्ण निचोड़ है। 111 प्रश्न है पहला चैप्टर से, तो इससे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा। ठीक है, और पता हुआ इस बार बिहार दरोगा में भी 10 से 11 प्रश्न पूछा था। उसी प्रकार से बिहार पुलिस में भी 5 से 6 या 7 प्रश्न आपको इकोनॉमिक्स से देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि इसमें मध्यकालीन का वेटेज कम किया है। मध्यकालीन इतिहास का वेटेज कम कर आपको इकोनॉमिक्स का वेटेज बढ़ा दिया है। ठीक है, इसीलिए आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा, हर हाल में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो आप लोग लाइक शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, अगर अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो अगला चैप्टर का मैं वीडियो फिर से डाल दूंगा। ठीक है, जो कि उसमें भी आपको 150 प्लस प्रश्न होंगे और इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर उपलब्ध है, आप टेलीग्राम से ले लीजिएगा। और इसका हम बात करें, इसका आंसर का, तो आंसर हम नहीं डाल पाएंगे क्योंकि मेरे पास आंसर नहीं है। हम इसका पीडीएफ डाल देंगे। आप पीडीएफ को मार्केट के द्वारा निकाल कर आप लोग टिक लगाकर याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, इतना हम कर सकते हैं आपके लिए। आइए शुरू करते हैं। नेक्स्ट है, इकोनॉमिक्स की उत्पत्ति किस भाषा में हुई है। देखिए यहाँ पर पहला है कि अर्थशास्त्र की उत्पत्ति किस भाषा में हुआ है। अर्थशास्त्र की उत्पत्ति किस भाषा में हुआ है, तो इसका आंसर होगा ग्रीक भाषा। अर्थशास्त्र की उत्पत्ति ग्रीक भाषा में हुआ है। ठीक है, इसका आंसर होगा ग्रीक भाषा। नेक्स्ट कह रहा है कि आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता किसे कहा जाता है। 2 नंबर प्रश्न है, आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता किसे कहा जाता है। आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता आपको एडम स्मिथ को कहा जाता है। ठीक है, किसको, एडम स्मिथ को। नेक्स्ट, एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को किस रूप में परिभाषित किया है। एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को कौन सा परिभाषा के द्वारा परिभाषित किया है, तो इसका आंसर होगा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान। ठीक है, एडम स्मिथ कहते हैं कि अर्थशास्त्र जो है ना, वो धन का विज्ञान है। क्या है, धन का विज्ञान है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र के निम्न परिभाषा किसने दिया है। अर्थशास्त्र के निम्न परिभाषा किसने दिया है। देखिए यहाँ परिभाषा लिखा है कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो विभिन्न उपयोग वाले सीमित साधनों तथा उद्देश्यों से संबंध रखने वाले मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है। किसका कथन था, ये किनका परिभाषा था कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो विभिन्न उपयोग वाले सीमित साधनों तथा उद्देश्यों से संबंध रखने वाले मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है। तो इनका जॉन मार्शल का था। ठीक है, किनका था, जॉन मार्शल। ठीक है, जॉन मार्शल का था। किनका था, जॉन मार्शल का था। और नेक्स्ट है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक किसने लिखा है। प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक किसने लिखा है। चलिए, इसका आंसर होगा आपको, हाँ, डॉक्टर मार्शल। ठीक है, डॉक्टर मार्शल के द्वारा पुस्तक लिखा गया है। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र किस प्रकार का विज्ञान है। अर्थशास्त्र किस प्रकार का विज्ञान है, तो अर्थशास्त्र जो है आपको समाज का विज्ञान है। ठीक है, अर्थशास्त्र किसका विज्ञान है, समाज का विज्ञान है। और यहीं पर देखिएगा, इतना पूरा नहीं देखना है, 7 नंबर में देखिएगा, सिर्फ याद रखना है वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन याद रखना है। ठीक है, ज्यादा वायरस याद नहीं रखना है, वेल्थ ऑफ नेशन। इसका आंसर होगा एडम स्मिथ, वेल्थ ऑफ नेशन। एडम स्मिथ के द्वारा 1776 में लिखा गया था। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पर दे दिया है कि एडम स्मिथ की पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन किस वर्ष प्रकाशित हुआ था, तो 1776 में प्रकाशित हुआ था। 1776 में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद है कि ग्रीक शब्द ग्रीक शब्द ग्रीक शब्द ओयोकोनोमिया
नोमिया का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है घरेलू से प्रबंध। ठीक है, इसका अर्थ होता है घरेलू, इसका अर्थ होता है घरेलू प्रबंधन। ठीक है, घरेलू प्रबंधन, इसका अर्थ होता है घरेलू प्रबंधन। याद रखना, इसका अर्थ क्या होता है? घरेलू प्रबंधन। यह तो ग्रीक शब्द है। ठीक है, ओइकोनोमिया, एक ग्रीक शब्द, इसका अर्थ देखिएगा क्या होता है, यहाँ पर दिया हुआ है। इसका आंसर होगा घरेलू प्रबंधन, और घरेलू प्रबंधन। चलिए, उसी प्रकार से 10 नंबर है, 1932 में प्रकाशित, 1932 में प्रकाशित सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, सिर्फ इतना याद रखना है, सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस किनका था? तो इसका आंसर होगा रॉबिन्स। ठीक है, रॉबिन्स, इसका आंसर रॉबिन्स हो जाएगा। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर होगा जॉन मिनार्ड किन्स। जॉन मिनार्ड किन्स का था। ठीक है, पुस्तक से आपको एक प्रश्न पूछ लिया जाएगा, जॉन मिनार्ड किन्स हो जाएगा, जॉन मिनार्ड किन्स। नेक्स्ट है अ- अर्थशास्त्र की, अर्थशास्त्र की मानव कल्याण संबंधित परिभाषा किसने दिया है? किसने कहा था? अर्थशास्त्र को बोला था कि मानव का कल्याण से संबंधित है, अर्थशास्त्र मानव के कल्याण से संबंधित है, यानी अर्थशास्त्र मानव कल्याण संबंधी परिभाषा किसने दिया है? तो इसका आंसर होगा मार्शल। ठीक है, कौन दिया है? मार्शल दिया है, मार्शल। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है क्योंकि, अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है क्योंकि, अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है क्योंकि, क्योंकि यह तथ्यों का अध्ययन करता है। क्या करता है? यह तथ्यों का अध्ययन करता है, इसलिए क्या होगा? वास्तविक विज्ञान होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा आर्थिक क्रिया, आर्थिक क्रिया, इसमें कौन सा का आर्थिक क्रिया? उत्पादन, उपभोग, निवेश, इनमें से सभी, ये सब आर्थिक क्रिया। आपसे पूछ लेगा कि निम्न से कौन सा आर्थिक क्रिया है, तो तीनों आर्थिक क्रिया है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया उत्पादन है। अगर पूछेगा सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया कौन है, तो उत्पादन है, सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया उत्पादन है। ठीक है, चलिए, और एक और है विनिमय, विनिमय, विनिमय भी आपको आर्थिक क्रिया है। नेक्स्ट है कह रहा है एक अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर संपन्न करता है, एक अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर संपन्न करता है, क्या संपन्न करता है? तो एक आर्थिक क्रिया को संपन्न करता है। क्या करता है? डॉक्टर अपना एक आर्थिक क्रिया करता है, अपना एक आर्थिक काम करता है, इसका आंसर होगा आर्थिक क्रिया। नेक्स्ट है इस आर्थिक क्रिया को क्या कहते हैं? जिसका संबंध, इस आर्थिक क्रिया को क्या कहते हैं? जिसका संबंध वस्तुओं और सेवाओं की उपयोगिता या मूल्य वृद्धि करने से है, उसे क्या कहते हैं? उपयोगिता या मूल्य वृद्धि करने से उसे कहते हैं क्या? उत्पादन। क्या करते हैं? उत्पादन का। ठीक है, नेक्स्ट है उत्पादन के कितने मुख्य साधन है? उत्पादन के मुख्य कितना साधन है? 4 गो। उत्पादन के एक मुख्य कितना साधन है? 4 साधन है। सब कुछ आपको इसमें करवा दिया जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा एक अनार्थिक क्रियाओं का उदाहरण है? इनमें से कौन एक अनार्थिक क्रिया का उदाहरण है? अनार्थिक क्रिया। ठीक है, अनार्थिक क्रिया एक सामाजिक कार्य जो हो जाएगा वो अनार्थिक क्रिया है। ठीक है, सामाजिक कार्य एक कैसा क्रिया है? अनार्थिक क्रिया है। यहाँ पर दिया होगा सामाजिक कार्य एक अनार्थिक क्रिया है, इसका आंसर होगा सी नंबर। चलिए, यहाँ पर 19 नंबर का आ रहा है अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जो धन के, जो धन के उप जो धन के उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण का अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र की यह परिभाषा किसने दिया? यह परिभाषा किसने दिया है? कह रहा है अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जो धन के उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण का अध्ययन करता है। यह परिभाषा आपको चैम चैम्पमैन के द्वारा दिया गया है। ठीक है, चैम्पमैन के द्वारा ये परिभाषा दिया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में, निम्नलिखित में कौन निम्नलिखित में कौन उत्पादन के साधन नहीं है? उत्पादन के कौन साधन नहीं है? तो निवेश, निवेश उत्पादन की साधन नहीं है, ये आर्थिक क्रिया है। क्या है? आर्थिक क्रिया, भी बताए थे आर्थिक क्रिया, ये आर्थिक क्रिया इसलिए उत्पादन का साधन नहीं होगा। ठीक है, चलिए, देख अभी बताए थे ना 4 साधन उत्पादन का, 4 गो है। ठीक है, भूमि होगा, पूंजी होगा, और श्रम होगा, और होगा उद्यमी। उद्यमी उत्पादन की 4 साधन, श्रम, भूमि, पूंजी और उद्यमी। पूछता है जी, आप याद रखना है इसको। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा एक आर्थिकेतर वस्तुओं का उदाहरण है? आर्थिकेतर वस्तुओं का उदाहरण है, आर्थिकेतर वस्तुओं का उदाहरण है, तो इसमें होगा माता की सेवा। ठीक है, माता की सेवा, माता की सेवा। देखिए ये सब है,
आर्थिकेतर, ठीक है, इसका आंसर बी नंबर होगा, आर्थिकेतर होगा। नेक्स्ट है उत्पादन के साधन की कीमत निर्धारण के निम्न में से कौन सा घटक शामिल है? उत्पादन के साधन के कीमत निर्धारण के निम्न में से कौन सा घटक शामिल है? उत्पादन के साधन, ठीक है, उत्पादन के साधन के कीमत निर्धारण में के निम्न में से कौन सा साधन है? चलिए देखिए, इसका आंसर होगा कौन सा साधन, इनमें से सभी हो जाएगा। लगान, आपको ब्याज, पूंजी, ठीक है, इसका आंसर डी नंबर। चलिए यहाँ पर कह रहा है कथनों पर विचार कीजिए। कथनों पर विचार विचार करना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। पहला देखिए कह रहा है, पहला कह रहा है कि व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन व्यष्टि अर्थव्यवस्था में आता है। व्यष्टि एक होता है समष्टि, ठीक है, व्यष्टि और समष्टि बिल्कुल सही है, ये सही हो जाएगा, ठीक है। व्यक्तिगत स्तर याद रखना है। व्यक्तिगत स्तर पर जैसे आपके पास मान लीजिए कि आपके पास छोटा सा कोई कार, ठीक है, कार का शोरूम है, आपके पास कोई है वो कार का टाटा का कार का शोरूम है, तो व्यक्तिगत है, वो किस में आएगा? तो व्यष्टि में आएगा, ठीक है, व्यष्टि में आएगा, ये सही हो जाएगा, व्यष्टि में आ जाएगा, ये सही होगा। उसके बाद कह रहा है कि समस्त अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन और आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। जी बिल्कुल सही है, पूरा का अध्ययन करिएगा ना, पूरा का अध्ययन। जैसे मैं पूछेगा आपसे, जैसे मैं कहा देगा आप ट्रैक्टर, जैसे बोलेगा कि ट्रैक्टर के कंपनी का अध्ययन, उसमें नहीं बोला है कि सोनालिका ट्रैक्टर होगा, स्वराज ट्रैक्टर होगा, सिर्फ बोला ट्रैक्टर, तो उसमें किस में आएगा? समष्टि में आएगा, किस में आएगा? समष्टि में आएगा। तो इसमें दोनों सही है, दोनों क्या है? सही है। उसके बाद तीसरा कह रहा है कि एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा, व्यष्टि और समष्टि। ये भाग रेजनर फ्रिक्स बांटा है, ठीक है। व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र को कौन बांटा है? तो जिसका नाम है रेगनर फ्रिस होगा, ठीक है, रेगनर फ्रिस रेगनर फ्रिस समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र, ये बिहार दरोगा में पूछा गया है, ठीक है, बिहार दरोगा में पूछा गया है, लगभग 2010 या 2012 के करीब में ये प्रश्न पूछा गया है, इसलिए इसका आंसर देख लीजिएगा, एक और दो सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन एक अर्थशास्त्र की समग्र रूप से व्याख्या करने का प्रयास करता है? इसमें समग्र रूप से बोले ना, समग्र समग्र पूरा, समग्र समष्टि पूरा समेट लेगा, समष्टि। व्यक्तिगत बोलेगा तो व्यष्टि, व्यक्तिगत बोलेगा तो व्यष्टि, याद रखना है। बहुत अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन व्यष्टि अर्थशास्त्र का विषय है? निम्नलिखित में कौन सा व्यष्टि 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 अर्थशास्त्र, देखिए, मांग का सिद्धांत, कीमत निर्धारण का सिद्धांत, उत्पादन की सिद्धांत। देखिए हम समझा देते हैं। कह रहा है कि निम्न में कौन सा व्यष्टि अर्थशास्त्र का विषय है? मतलब देखिए आपके पास मान के चलिए आपके पास बुलेट, आपके पास बुलेट का क्या है? आपके पास बुलेट का शोरूम है और अपना बुलेट है, तो क्या करिएगा? बुलेट का दाम का निर्धारण आप खुद करिएगा, बुलेट का दाम का निर्धारण आप खुद करिएगा, उसका निर्धारण खुद करिएगा। अगर मांग ज़्यादा है तो दाम आप ज़्यादा रखिएगा, ठीक है, उत्पादन के सिद्धांत पर, मांग के सिद्धांत पर, कीमत के निर्धारण पर। आप इसका आंसर होगा 3 हो जाएगा, ठीक है, समझ सकते हैं। कह रहा है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का विषय है, तो मांग का सिद्धांत, उत्पादन का सिद्धांत और कीमत निर्धारण का सिद्धांत, इनमें से सभी होगा। अगर मांग ज़्यादा है तो आप ज़्यादा उसका मूल्य रख दीजिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा समष्टि अर्थशास्त्र का विषय है? समष्टि अर्थशास्त्र है। समष्टि अर्थशास्त्र का क्या होगा? राजकोषीय नीति और विदेश व्यापार नीति, मौद्रिक नीति सभी हो जाएगा, क्योंकि जितना राजकोषीय नीति है सभी का अध्ययन होगा। व्यष्टि में विदेशी व्यापार की नीति सभी आ जाएगा, ठीक है, इसका आंसर होगा डी नंबर। बोले ना कि समष्टि में सब आ जाएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है व्यष्टि अर्थशास्त्र को संक्षेप में कीमत सिद्धांत कहते हैं। हाँ देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र को संक्षेप में कीमत सिद्धांत कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि व्यष्टि होता है व्यक्तिगत कंपनी और उसमें आप कीमत का निर्धारण खुद करते हैं, इसलिए इसका आंसर सही होगा। दूसरा कह रहा है कि समष्टि अर्थशास्त्र को संक्षेप में आय एवं रोजगार का सिद्धांत कहते हैं। बिल्कुल सही है, आय एवं रोजगार का सिद्धांत कहा जाता है, ठीक है, आय एवं रोजगार का सिद्धांत कहा जाता है। दोनों सही है, इसलिए इसका आंसर 1 और 2 सही होगा, जो कि सी नंबर में दिया हुआ है। यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा, 1 सेकेंड, और आप लोग लाइक शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। अगर लाइक शेयर नहीं करते ना, मनोबल छोटा हो जाता है, वीडियो बनाने का मन नहीं करता। इसमें आपको सबसे ज़्यादा लाइक होना चाहिए इस वीडियो में, क्योंकि इसमें हम बहुत परेशान हो गए हैं वीडियो बनाने में।
और रात का बज रहा है 2, वीडियो बना रहे, रात को बज रहा है 2, ठीक है, आप लोग समझ सकते हैं। नेक्स्ट है व्यष्टि अर्थशास्त्र में निम्नलिखित में किसे शामिल किया जाता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र में निम्नलिखित में किसे शामिल किया जाता है? व्यष्टि में किसमें? व्यष्टि में कारण है, व्यष्टि व्यष्टि देखिए, व्यक्तिगत इकाई, छोटा इकाई और व्यक्तिगत मूल निर्धारण, ठीक है, इसमें सभी हो जाएगा क्योंकि आपका व्यक्तिगत इकाई रहेगा तो आप खुद उसका मूल का निर्धारण करेंगे। और इसमें छोटा इकाई आएगा, छोटा, जैसे बात करेंगे आपका साइकिल का है ना, जैसे कोई साइकिल का कंपनी आता है बहुत सारा, तो कोई साइकिल का कंपनी, एक कंपनी का मालिक आप रहेंगे, टाटा का कंपनी का मालिक आप रहेंगे, एल्युमिनियम का कोई कोई एल्युमिनियम का कंपनी है तो सिर्फ वो एल्युमिनियम वही प्रोडक्ट का कंपनी है। जैसे में नवरत्न तेल है तो नवरत्न तेल सिर्फ आपका, उसमें बजाज तेल अलग हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसका आंसर डी नंबर होगा। निम्नलिखित में किस एक विषय को व्यष्टि अर्थशास्त्र में शामिल नहीं किया जा सकता है? इसमें कौन सा एक विषय को व्यष्टि अर्थशास्त्र में शामिल नहीं किया जा सकता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र में नहीं शामिल किया, देखिए यहाँ पर आर्थिक नीतियां को व्यष्टि अर्थशास्त्र में शामिल कर सकते हैं, आर्थिक कल्याण को कर सकते हैं, लेकिन पूर्ण रोजगार को नहीं कर सकते। पूर्ण रोजगार बोल दिया है, पूर्ण रोजगार, इसलिए इसका आंसर होगा सी नंबर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र है? व्यष्टि अर्थशास्त्र, निम्नलिखित में कौन व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र है? व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र कौन होगा? तो आपको बता दिए, वस्तु की कीमत का निर्धारण, वस्तु का कीमत का निर्धारण, इसलिए व्यष्टि को कहते हैं कीमत सिद्धांत। क्या कहते हैं? कीमत सिद्धांत कहते हैं। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अध्ययन अर्थशास्त्र के किस भाग में होता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अध्ययन अर्थशास्त्र के किस भाग में होता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अध्ययन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कारण, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, समष्टि, पूरा 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 समष्टि, समेट लीजिए पूरा, ठीक है, समष्टि होगा, रेगनर फ्रेस के द्वारा दिया गया है। निम्नलिखित में कौन एक समष्टि घटक, इसमें कौन सा एक समष्टि घटक है? समष्टि घटक इसमें कौन सा है? समष्टि, राष्ट्रीय आय समष्टि होगा, ठीक है, समष्टि होगा, राष्ट्रीय आय समष्टि होगा, पूरा राष्ट्र की बात कर रहा है। एक वस्तु की कीमत व्यष्टि होगा, एक वस्तु की कीमत व्यष्टि होगा, मांग का लोच व्यष्टि होगा, मांग का लोच, घटना बढ़ना, अगर घट रहा है तो आपका कीमत घटा दीजिए, अपना रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका आंसर डी नंबर। अर्थव्यवस्था की संपूर्ण व्याख्या करने का प्रयास निम्नलिखित में कौन सी शाखा करता है? अर्थव्यवस्था की संपूर्ण व्याख्या, इतना बार आया प्रश्न की रटा गया होगा, संपूर्ण व्याख्या, संपूर्ण संपूर्ण समष्टि, संपूर्ण समष्टि, कारण निम्नलिखित में कौन आर्थिक मुद्दों पर समष्टि अर्थशास्त्र में शामिल किया गया है? निम्नलिखित में कौन से आर्थिक मुद्दों पर समष्टि अर्थशास्त्र में शामिल किया गया है? समष्टि में शामिल किया गया है, तो इसका आंसर होगा मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति हो जाएगा, साथ साथ मुद्रास्फीति होगा, बिल्कुल सही है, विनिमय दर होगा और भुगतान संतुलन, इसमें सभी होगा, उपयुक्त में से सभी होगा, ठीक है, इसमें उपयुक्त में से तीन हो जाएगा। कह रहा है कि कौन से आर्थिक मुद्दों पर समष्टि अर्थशास्त्र में शामिल किया गया है? तो विनिमय की दर, भुगतान की संतुलन, मुद्रास्फीति इसमें सभी होगा। नेक्स्ट है, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र को दो अलग अलग शाखाएं, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र की दो अलग अलग शाखाएं, हाँ, दो अलग अलग शाखा है, बताए थे कि रेगनर फ्रेस ने अर्थशास्त्र को दो भाग में बांटा है, व्यष्टि और समष्टि। और दूसरा कह रहा है कि अर्थशास्त्र के दोनों शाखाएं एक दूसरे से संबंध नहीं रखते हैं, एक दूसरे से संबंधित है, नहीं किसे है, ठीक है, ये गलत होगा, इसलिए इसका आंसर सिर्फ एक होगा। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र को चयन का सिद्धांत, कह रहा है कि अर्थशास्त्र को चयन का शास्त्र कहा जाता है, क्यों? अर्थशास्त्र को जो है चयन का शास्त्र कहा जाता है, किस लिए कहा जाता है? देखिए, पहला कह रहा है मानव की आवश्यकताएं असीमित होते हैं, बिल्कुल सही है, मानव की आवश्यकता असीमित है और संसाधन क्या है? सीमित है, संसाधन सीमित है और मानव की आवश्यकता वो सीमित है। आज आपको एगो गाड़ी चाहिए तो कल कल आपको एक बुलेट चाहिए तो परसों आपको आपको दिमाग में चलता होगा कि हमको कल 4 व्हीलर मिल जाए, परसों जहाज मिल जाए, ठीक है, इसी तरह से आपको सोच अलग अलग चलते रहता है, क्योंकि आपका आपका आवश्यकताएं क्या है? वो सीमित है, लेकिन साधन सीमित है, इसलिए इसका आंसर आपको एक नंबर सही है, ठीक है। अरे अर्थशास्त्र को चयन का सिद्धांत कहते हैं, क्यों क्यों क्योंकि मानव की
मानव की आवश्यकताएं वो सीमित है, मानव की आवश्यकताएं क्या है, वो सीमित है। ठीक है, चलिए दूसरा कह रहा है कि आवश्यकताओं को संतुष्ट करने वाले साधन सीमित है। अभी बताएं, आपका मांग वो सीमित है लेकिन संसाधन सीमित है। चलिए, संतुष्ट आपको करने वाले साधन सीमित है, दोनों इसमें सही है, एक और दो सही है, दिमाग में रखिएगा, एक दो सही है। तीसरा कह रहा है कि साधन सीमित होने के कारण चयन की समस्या उत्पन्न होती है और चयन की समस्या प्रमुख आर्थिक समस्या है। बिल्कुल सही है, साधन सीमित होने के कारण चयन की समस्या उत्पन्न होगा ही, क्योंकि इतना साधन आपके नहीं उपलब्ध जितना कि आपका सोच है, जितना आपकी मांग है। ठीक है, चलिए इसमें से सभी होगा। नेक्स्ट है, आवश्यकता को संतुष्ट करने वाले सीमित साधन हो, होने के कारण चयन या चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है। निम्न में से कौन सा चयन की समस्या से संबंधित नहीं है। कह रहा है वो कह रहा है यहाँ पे कि आवश्यकता को संतुष्ट करने हेतु सीमित साधन होने के कारण चयन या चुनाव की समस्या उत्पन्न होते हैं। निम्न में कौन सा चयन की समस्या से संबंधित नहीं है। तो चयन की समस्या से संबंधित कौन नहीं है, इसका आंसर होगा आय का अधिक होना। आय का अधिक होना जो कि चयन की समस्या से संबंधित नहीं है। देखिए, सीमित साधन होना चयन की समस्या से संबंधित है, और सीमित आवश्यकता, अगर साधन भी सीमित रहेगा तो आप क्या होगा, चयन की उत्पन्न होगा, चयन उत्पन्न होगा। और आपका आवश्यकता वो सीमित रहेगा तो क्या होगा, चयन उत्पन्न होगा। ये तो बात सही है। चलिए, और साधनों का वैकल्पिक अच्छी तरीके से उपयोग भी नहीं होगा तो चयन उत्पन्न होगा, इसलिए इसका आंसर डी नंबर होगा। अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, मतलब अर्थशास्त्र कहा जाता है, अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, थोड़ा सा सुनिएगा कि वो सीमित वो सीमित आवश्यकताओं को, यानी वो सीमित आवश्यकताओं को सीमित संसाधन के द्वारा उपलब्ध करवाना ही अर्थशास्त्र कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र हमें यह निर्णय लेने हेतु अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र हमें यह निर्णय लेने हेतु योग्य बनाता है ताकि सीमित साधनों का बंटवारा इस प्रकार हो सके। सीमित साधनों का बंटवारा इस प्रकार हो सके, इस प्रकार तो उपभोक्ता अधिक संतुष्टि प्राप्त करे। बिल्कुल सही है। सीमित साधन हो आपको पता होगा कि साधन सीमित है, साधन क्या है, सीमित है। ठीक है, देखिए यहाँ पर समझाने का मकसद है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए और ज़्यादा दिन तक याद रहे। समझा हुआ चीज़ ज़्यादा दिन तक याद रहता है, इसीलिए हम जो भी बताते हैं समझा के बताते हैं। ठीक है, जाकि बाकी कितना भी टाइम लग जाए उससे हमको कोई मतलब नहीं है। देखिए, कारण अर्थशास्त्र हमें यह निर्णय लेने हेतु योग्य बनाता है ताकि सीमित साधनों का बंटवारा इस प्रकार हो सके। देखिए, सीमित साधन है तो मानव क्या चाहता है, सीमित साधन में अधिक से अधिक संतुष्ट होना। तो कह रहा है कि उपभोक्ता अधिक संतुष्टि प्राप्त कर सके। बिल्कुल सही है, सीमित साधन में उपभोक्ता जितना से जितना संतुष्ट प्राप्त कर सकता है, सही होगा। चलिए, उसी प्रकार दूसरा कह रहा है कि उत्पादक अधिक लाभ प्राप्त करे। बिल्कुल सही है, उत्पाद करने वाला अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना चाहता है, ये भी सही है। दूसरा कह रहा है एक राष्ट्र अधिकतम सामाजिक कल्याण प्राप्त करे। हाँ, बिल्कुल सही है, एक राष्ट्र अधिकतम सामाजिक कल्याण प्राप्त कर सके। इसीलिए ना अर्थशास्त्र को बांटते हैं, सीमित रहने के कारण ऐसा बांटो कि सब संतुष्ट हो जाए, इसलिए इसका आंसर डी नंबर। थोड़ा सा इकोनॉमिक्स टफ चैप्टर है, ठीक है, जो कि थोड़ा सा एक दो बार पढ़िएगा तो आपको क्लियर होगा। कह रहा है ऐसी सामाजिक व्यवस्था जो किसी क्षेत्र के सभी लोगों के आर्थिक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं। नेक्स्ट है कि कथनों पर विचार कीजिए कौन सा जो है इसमें सही है, इसमें कौन सा सही है, कथनों पर विचार कीजिए कौन सा सही है। देखिए, पहला कह रहा है कि अर्थव्यवस्था ऐसी प्रणाली है जो किसी विशेष क्षेत्र के समस्त आर्थिक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करता है। बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि अर्थव्यवस्था की संरचना एवं समस्या का अध्ययन अर्थशास्त्र के अंतर्गत होता है। किसमें होगा, अर्थशास्त्र में। अर्थव्यवस्था की संरचना एवं समस्या का अध्ययन अर्थशास्त्र के अंतर्गत होता है। एक और दो दोनों सही है। कह रहा है ऐसी अर्थव्यवस्था जिनमें आर्थिक क्रियाओं को बाजार शक्तियों की स्वतंत्र अंतर क्रिया पर जोड़ दिया जाता है उसे कहते हैं।
चलिए, कह रहा है कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें आर्थिक क्रियाओं को बाजार शक्तियों की स्वतंत्र अंतर क्रिया अंतर क्रिया पर जोड़ दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जिसमें आपको बाजार शक्तियों की स्वतंत्र अंतर क्रिया पर जोड़ दिया जाता है। ठीक है, इसका आंसर होगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का दूसरा नाम क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का दूसरा नाम क्या है? तो उदारवादी अर्थव्यवस्था, बाजार अर्थव्यवस्था और खुली या स्वतंत्र अर्थव्यवस्था। आपसे पूछ लेगा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का दूसरा नाम, तो कोई एक उठा के दे देगा। ठीक है, इसका आंसर डी नंबर होगा। कार्य निम्नलिखित में कौन सी अर्थव्यवस्था वो हस्तक्षेप की सिद्धांत पर कार्य करता है? कौन सा अर्थव्यवस्था वो हस्तक्षेप के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित है। कह रहा है कि वो हस्तक्षेप सिद्धांत की अवधारणा के प्रतिपादक कौन है? वो हस्तक्षेप की सिद्धांत की अवधारणा एडम स्मिथ दिया है। ठीक है, याद रखना है, वो हस्तक्षेप सिद्धांत की अवधारणा एडम स्मिथ प्रस्तुत किए हैं। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर उपलब्ध है। कारण निम्नलिखित में किस देश की अर्थव्यवस्था पूंजीवाद है? निम्नलिखित में किस देश की अर्थव्यवस्था पूंजीवाद है? निम्नलिखित में किस देश की अर्थव्यवस्था पूंजीवाद है? तो अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, सभी होगा, जब सभी होगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट, कार्य पूंजीवाद अर्थव्यवस्था में वस्तु एवं सेवाओं का कीमत का निर्धारण किसके द्वारा होता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में किसके द्वारा होता है? तो मांग और आपूर्ति के, मांग और पूर्ति ये सब पढ़े होंगे। ठीक है, इसका आंसर होगा मांग और पूर्ति। मांग और पूर्ति। अगर मांग ज्यादा है, पूर्ति कम है, क्या करेगा? बढ़ा देगा, रेटवे बढ़ा देगा। कारण निम्नलिखित में कौन एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लक्षण नहीं है? इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का लक्षण कौन नहीं है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का लक्षण कौन नहीं है? देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का लक्षण वो हस्तक्षेप की नीति ये बताए थे। दूसरा कह रहा है वस्तु और सेवाओं का उत्पादन तथा वितरण बाजार के शक्ति के अधीन होगा। बिल्कुल सही है। अगर बाजार में वस्तु का मांग हो रहा है तो क्या करेगा? उत्पादन करेगा। वस्तु का मांग अगर ज्यादा है तो क्या करेगा? अधिक उत्पादन करेगा। ठीक है, तो दो सही होगा। तीसरा कह रहा है कि आर्थिक निर्णय लेने में सामाजिक कल्याण को सर्वोपरि रखना होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सामाजिक कल्याण नहीं होगा। ठीक है, इसका आंसर सी नंबर गलत होगा। इसका आंसर होगा सी नंबर। कारण निम्नलिखित में किस अर्थव्यवस्था में राज का न्यूनतम वो हस्तक्षेप होता है? राज का न्यूनतम हस्तक्षेप इस किस में होता है? तो उदारवादी में होता है। ठीक है, उदारवादी अर्थव्यवस्था में, उदारवादी अर्थव्यवस्था इसी को कहते हैं पूंजीवादी, इसी को कहते हैं पूंजीवादी। पूंजीवादी अभी बताएं। ठीक है, 3 नंबर आंसर इसलिए गलत हुआ था 47 का, इससे कहते हैं पूंजीवादी। पूंजीवादी। ठीक है, कारण निम्नलिखित में किस अर्थव्यवस्था में राज का न्यूनतम हस्तक्षेप होता है? तो इसमें राज का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। सी, इसका आंसर बी नंबर, उदारवादी, इसी को कहते हैं पूंजीवादी। कारण निम्नलिखित में कौन सी अर्थव्यवस्था में उदारवादी तथा निजी आर्थिक तत्वों का प्रभाव रहता है? निम्नलिखित में कौन सी अर्थव्यवस्था में उदारवादी तथा निजी आर्थिक का प्रभाव रहता है? तो उदारवादी कौन होगा? इसका मिश्रित न हो जाए पूंजीवादी। कारण यहाँ पर निम्नलिखित में कौन सी अर्थव्यवस्था में उदारवादी तथा निजी आर्थिक तत्वों का प्रावधान रहता है? निजी बोलता है ना, तो इसका आंसर होगा आपको पूंजीवादी होगा। ठीक है, कार्य अर्थव्यवस्था में उदारवादी तथा निजी आर्थिक तत्वों का प्रभाव रहता है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। चलिए देखिए 50 नंबर का। चलिए, जो अभी तक लाइक नहीं किए एक बार अंगूठा दबाइए। कारण निम्नलिखित में कौन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का लक्षण है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का लक्षण है आर्थिक क्रियाओं में निजी क्षेत्र का सक्रियता। आर्थिक क्रियाओं में निजी क्षेत्र का सक्रियता बिल्कुल सही है, लक्षण है। कारण लाभ को अधिकतम करने के उद्देश्य से लिया गया आर्थिक निर्णय, बिल्कुल सही है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में लाभ कमाने का निर्णय लिया जाता है, दोनों सही है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि प्रतियोगिता की शून्य उपस्थिति, प्रतियोगिता की शून्य उपस्थिति होता है, नहीं। कह रहा है उपभोक्ता का प्रभुत्व नहीं होता, इसमें होता है, उपभोक्ता का प्रभुत्व होता है। याद रखना, उपभोक्ता का प्रभुत्व पाया जाता है किसमें? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता का प्रभुत्व पाया जाता है। प्रतियोगिता मतलब होता है जिसे आपका जिसे कपड़ा की दुकान है तो 2-3 को कपड़ा की दुकान खुल खुल गया है तो वो प्रतियोगिता में आ जाता है।
चलिए इसका आंसर होगा 2 नंबर बी। एक और बी सही है और आपको गलत है पूरा। कह रहा है किसी मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र का संचालन किस एक किस एक की ओर संकेत देता है। कह रहा है किसी मुक्त किसी मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र का संचालन किस एक की ओर संकेत करता है। कहाँ किस ओर संकेत करेगा? तो मांग आपूर्ति के दबावों की अनियमित अनियोन्य क्रिया होगा ना, यहाँ पर अनियोन्य क्रिया दिया हुआ है, तो मांग और आपूर्ति के दबावों की अनियोन्य क्रिया। चलिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, मांग और आपूर्ति याद रखना, जहां मांग और आपूर्ति दिखा पूंजीवादी मार के निकल जाना है। नेक्स्ट कह रहा है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के विरोध में किसके द्वारा समाजवादी अर्थव्यवस्था की अवधारणा विकास किया गया। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के विरोध में समाजवादी अर्थव्यवस्था कौन दिया था? कार्ल मार्क्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक थे, कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट है समाजवादी अर्थव्यवस्था को अन्य किस उपनाम से जानते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था को और किस उपनाम से जानते हैं? तो राज अर्थव्यवस्था और इसमें होगा केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था को अन्य किस उपनाम से जानते हैं? तो राज अर्थव्यवस्था और केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था। इसका आंसर आपको सी नंबर होगा। कारण निम्नलिखित में कौन एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है। इसमें समाजवादी अर्थव्यवस्था का लक्षण कौन सा नहीं है? तो अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था, ये जो है सामाजिक अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है। सामाजिक अर्थव्यवस्था चाहता है कि अधिक से अधिक समाज में क्या हो, संतुष्टि प्राप्ति हो। कारण निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सामाजिक अर्थव्यवस्था का कहना है कि समाज के लोग अधिक से अधिक संतुष्ट हो। चलिए इसमें विचार करने के लिए बोला है कौन सही है। देखिए इसमें कौन सा कथन सही कह रहा है कि अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से समाजवादी अर्थव्यवस्था एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था नहीं है। बिल्कुल सही, एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था ये नहीं है। दूसरा कह रहा है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था, हाँ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक स्वतंत्र है। पूंजीवादी स्वतंत्र है, समाजवादी स्वतंत्र नहीं है। ठीक है, चलिए याद रखना है, सी नंबर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि भूतपूर्व सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था किस प्रकार थी। तो पता होगा समाजवादी अर्थव्यवस्था इसका था, समाजवादी अर्थव्यवस्था इसका साथ था। और भारत पूंजीवादी समाजवादी दोनों अपनाया, मिश्रित अपना लिया। चलिए देखिए कह रहा है मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होगा। तो जहाँ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सामाजिक क्षेत्र के साथ साथ जो है निजी क्षेत्र का विद्यमान होना, सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आपको निजी क्षेत्र भी विद्यमान रहेगा। ठीक है, कह रहा है जहाँ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो। इसका आंसर होगा 1 नंबर। भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित होगा। भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कह रहा है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य तो सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व मतलब दोनों साथ साथ। ठीक है, बिल्कुल आगे देखिएगा। कारण निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए कह रहा है कौन सही है। तो देखिए कह रहा है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एडम स्मिथ बिल्कुल सही, समाजवादी कार्ल मार्क्स, मिश्रित जॉन मेनार्ड कीन्स। ये प्रश्न पूछा गया है, कम से कम 1000 बार पूछ लिया है। ठीक है, जितना एग्जाम हुआ इकोनॉमिक्स से प्रश्न, उसमें देखिएगा बहुत प्रश्न यहाँ से पूछा गया है। याद रखना है, इसका आंसर होगा डी नंबर। नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन एक मिश्रित अर्थव्यवस्था की लक्षण नहीं है। मिश्रित अर्थव्यवस्था की एक लक्षण कौन नहीं है? सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का सास्तित्व बिल्कुल सही है। आर्थिक नियोजन का योजनात्मक अर्थव्यवस्था ये भी है। कार्य अर्थव्यवस्था में सरकार की नियामक के रूप से भूमिका देखिए आपको मिश्रित में रहता है। ठीक है, सरकार की भूमिका रहता है। और इसका आंसर कह रहा है कि आर्थिक निर्णय सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से लिए जाते हैं, ना कि लाभ के उद्देश्य से। इसका आंसर होगा डी नंबर, ये गलत है, उल्टा बोल दिया है।
चलिए यहाँ पर देखिएगा, थोड़ा ऊपर से देखने जाएंगे, यहाँ पर थोड़ा सा लंबा है। कह रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत की अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में अपनाने के प्रमुख कारण क्या थे। अगर कह रहा है कि भारत स्वतंत्रता के बाद मिश्रित अर्थव्यवस्था को क्यों अपना लिया। देखिए, मिश्रित इसलिए अपनाया क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय सरकार के पास पूंजी तथा संसाधनों का अभाव था, जिसके कारण समाजवादी समाजवादी स्वरूप अपनाना संभव नहीं था। बिल्कुल सही है, सही बात बोला, आप समझ सकते हैं। दूसरा कह रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय निजी क्षेत्र भी उतने संसाधन वाले नहीं थे कि उनके भरोसे देश का विकास हो सके। कहने का मतलब है कि जिस समय स्वतंत्रता प्राप्ति हुआ था, उस समय निजी क्षेत्र में भी उतना संसाधन नहीं था जो कि देश को संभाल सके। सही बात बोला है। तीसरा कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक प्रतिस्पर्धा अनुरूप बनाने हेतु मिश्रित अर्थव्यवस्था का विचार सर्वोत्तम था। बिल्कुल सही है, इसे सभी सही है, क्योंकि सोचा सामाजिक अर्थव्यवस्था से नहीं होगा, निजी से नहीं होगा, तो दोनों मिलकर काम कर लेते हैं। ठीक है, कह रहा है विश्व बैंक ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को कितने वर्गों में बांटा। विश्व बैंक ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को कितने वर्गों में बांटा, कितने भागों में बांटा। 63 का आंसर होगा आपको 3 भाग। ठीक है, 3 भाग में बांटा है। कह रहा है विश्व बैंक ने किस आधार पर विश्व के विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था को 4 भागों में वर्गीकृत किया। कह रहा है विश्व बैंक ने किस आधार पर विश्व के विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था को 4 वर्ग में, विश्व बैंक 4 भागों में बांटा है। ठीक है, विश्व बैंक 4 भागों में बांटा है। किस आधार पर, तो प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर 4 भागों में बांटा है। प्रश्न पूछा गया प्रीवियस ईयर। कह रहा है कि वर्ष 2020 में प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर विश्व बैंक के वर्गीकरण में निम्न आय वर्ग अर्थव्यवस्था की सीमा क्या है। कह रहा है वर्ष 2020 में प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर विश्व बैंक के वर्गीकरण में निम्न आय वर्ग अर्थव्यवस्था की सीमा क्या है। तो इसका आंसर होगा आपको $1046 या उससे कम। क्रय शक्ति के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था से पहले कौन सी 2 अर्थव्यवस्था आती थी। क्रय शक्ति के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था से पहले कौन सी 2 अर्थव्यवस्था आती थी। तो इसका आंसर होगा आपको चीन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सही है। देखिए, कह रहा है कि क्रय शक्ति समता, क्रय शक्ति समता विनिमय दरों की गणना विभिन्न देशों में एक समान वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की तुलना की जाती है। कह रहा है क्रय शक्ति समता विनिमय दरों की गणना विभिन्न देशों में एक समान वस्तुओं और सेवाओं की मूल्यों की तुलना की जाती है, चलिए ठीक है, आपको 1 नंबर सही है, ये सही है। दूसरा गलत है। ठीक है, इसका आंसर सिर्फ 1 होगा। तीसरा है ना, छठा बोल रहा है विश्व की अर्थव्यवस्था छठी सबसे बड़ी है, तीसरा है। ठीक है, तीसरा, इसलिए राइट गलत इसका आंसर होगा 1 नंबर। कह रहा है भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है। तो इसमें सभी होगा। ठीक है, भारत का अर्थव्यवस्था इसमें सभी होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था को किन उपनामों से संबोधित किया जाता है। भारत की अर्थव्यवस्था को किन उपनामों से संबोधित किया जाता है। तो उभरती अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था, अल्प विकसित और अर्ध विकसित। ठीक है, अर्ध विकसित, इसका आंसर होगा आपको सभी। इसका आंसर होगा डी नंबर, सभी हो जाएगा, सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत जैसे विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था में कौन सी विशेषता मौजूद है। इसमें कौन सी विशेषता मौजूद है विकासशील होने के लिए। इसमें सभी है। आपको पता होगा कृषि की प्रधानता, जनसंख्या की अधिकता, कच्चे माल की अधिक निर्यात,
और न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय और वृहद बेरोजगारी सभी होगा। इसका आंसर डी नंबर होगा, इसमें सभी हो जाएगा। ठीक है, सभी कारण है। कारण भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन सी विशेषता जो है मौजूद नहीं है। कार्य उपयुक्त में कौन सी विशेषता भारतीय अर्थव्यवस्था में मौजूद नहीं है, इसमें विचार करना है। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। अब कार्य विशेषता भारतीय अर्थव्यवस्था में मौजूद नहीं है, कौन सा मौजूद नहीं। देखिए पहला कार्य कि कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, बिल्कुल सही है। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसा है, कृषि प्रधान है। कार्य राष्ट्रीय आय के वितरण में समानता, राष्ट्रीय आय के वितरण में समानता पाया जाता है, नहीं। और कार्य पूर्णता विकसित आधारभूत संरचना, नहीं, विकसित नहीं है, विकसित नहीं है, अभी विकासशील है। उसके बाद कार्य उन्नत एवं पूर्णता विकसित प्राकृतिक संसाधन, हाँ। इसका आंसर होगा आपको दो। इसमें कह रहा है, एक सेकंड रुकिएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में कौन सी विशेषता भारतीय अर्थव्यवस्था में मौजूद नहीं है। तो आपको कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था ये मौजूद है, ये दोनों मौजूद नहीं है, ये मौजूद है। ठीक है, तो आपका 2 और 3 इसका आंसर होगा, 2 और 3, 2 और 3 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय अर्थव्यवस्था को अल्प अल्प विकसित श्रेणी के रूप में दर्शाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है अल्प विकसित, यहाँ पर अल्प विकसित होगा। ठीक है, अल्प विकसित श्रेणी के रूप में दर्शाता है, अल्प विकसित के श्रेणी के रूप में दर्शाता है। तो इसका आंसर सभी होगा। ठीक है, क्योंकि बचत की कमी होने के कारण पूंजी का अभाव होता है, बिल्कुल सही है। भारतीय अर्थव्यवस्था में स्वतंत्रता पूर्व से ही चली आ रही संरचनात्मक बेरोजगारी, बिल्कुल सही है। तो देखिए आपको पता होगा बेरोजगारी भारत में बहुत है, इसीलिए अर्थव्यवस्था अल्प विकसित है। और बचत की कमी होने के कारण आपको पूंजी का अभाव होता है। अगर ज़्यादा बचत होगा तो ज़्यादा पूंजी कमाइएगा, ज़्यादा आपको ज़्यादा काम करिएगा, फिर ज़्यादा पूंजी आपको लाभ आएगा, फिर ज़्यादा पूंजी लगाइएगा। सही है, दोनों सही है। तीसरा कह रहा है कि भारतीय औद्योगिक ढांचे का प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन, बिल्कुल सही है। प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन होता है, आपको सही होगा। तीनों सही है, यहाँ पर तीनों सही है। ठीक है, उसके बाद चौथा कह रहा है कि भारत में उचित शिक्षा व्यवस्था का ना होने से श्रम शक्ति का वो कुशलता होता है, बिल्कुल सही है। और कुशलता होता है क्योंकि उचित शिक्षा भारत में नहीं है, इसमें सभी सही हो जाएगा। ये सब तो समझने वाला चीज था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील श्रेणी में दर्शाता है। निम्नलिखित में कौन सी विशेषता भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील श्रेणी के रूप में दर्शाता है। तो इसमें सभी कौन कौन होगा देखिएगा। कृषि का मुख्य व्यवसाय होना, बिल्कुल सही है। फिर परिक्षण बेरोजगारी, छिपी बेरोजगारी, बिल्कुल सही है। मानव पूंजी की निम्न गुणवत्ता, बिल्कुल सही है। निम्न गुणवत्ता होता है। कार्य यहाँ पर कह प्रोटीन की भारतीय व्यक्ति सेवन उच्च होता है, नहीं, उच्च नहीं होता है, उतना कहाँ से खाएगा। इसका आंसर होगा आपको डी नंबर, 4 नंबर गलत है। चलिए देखिएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में अमर्त्य सेन ने कौन से सुझाव दिए हैं। अमर्त्य सेन कौन सा सुझाव दिए हैं। अमर्त्य सेन कौन सा सुझाव दिए हैं, कौन सा सुझाव दिए हैं, कौन सा सुझाव दिए। देखिए कह रहा है इसे वस्तु उन्मुख होना चाहिए, ये सुझाव इनका नहीं था। इसका सुझाव था इसे जन उन्मुख होना चाहिए। उसके बाद सबसे अधिक निर्धन व्यक्ति को आर्थिक सुरक्षा होनी चाहिए। उसके बाद वैश्वीकरण के साथ राष्ट्रीय बचाव होना चाहिए। इसका आंसर होगा 1 3 4 होगा यहाँ पे। ठीक है, सॉरी 2 3 4 होगा, 2 3 4, 2 3 4। बंद अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं जिसमें क्या होता है, जिसमें आयात निर्यात नहीं होता है, बंद अर्थव्यवस्था कहेंगे। ठीक है, भारत से कोई भी माल बाहर नहीं जाएगा, बंद अर्थव्यवस्था हो गया, ना आएगा। कह रहा है कि विकास
विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है? विकास विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है? किसके हितों की सुरक्षा करता है? इसका आंसर होगा व्यक्ति तथा राज्य दोनों, व्यक्ति तथा राज्य दोनों का। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसका शेष विश्व ऐसी अर्थव्यवस्था जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता उसे क्या कहते हैं? बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, जैसे भारत का अगर संबंध किसी भी देश से कुछ नहीं लेना देना है, ठीक है, तो बंद अर्थव्यवस्था। आप एगो कमरा में रूम आप एगो लॉज में रूम लिए, किसी से मतलब नहीं रखिए, आप बंद किसी से मत क्या किसी से भी मतलब मत रखिए, तो आप क्या बोलेगा उसको? ठीक है, उसी को बोलेगा आपको बंद अर्थव्यवस्था। ना आप उससे निमक लीजिए, ना आपसे निमक लेगा, ना उससे प्याज लीजिए, ना आपसे प्याज लेगा। चलिए, तो बंद बंद अर्थव्यवस्था हो गया। कह रहा है चक्रीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? चक्रीय अर्थव्यवस्था चक्रीय अर्थव्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सही है? देखिए, कह रहा इस अर्थव्यवस्था में संसाधनों का दक्षतम उपयोग दक्षतम उपयोग पुनः उपयोग पुनर्चक्र पुनर्निर्माण नवीकरण पर बल दिया जाता है। सही है, ठीक है। इस अर्थव्यवस्था में संसाधनों का दक्षतम उपयोग, पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण पुनर्विनिर्माण और नवीनीकरण पर बल दिया जाता है। चक्रीय अर्थव्यवस्था सही है। चलिए, दूसरा कह रहा है इस अर्थव्यवस्था में ऐसी तकनीकी पर बल दिया जाता है जो अवशिष्ट उत्पादों को उपयोगी बनाए रखने में सहायता करती है। ये चक्रीय अर्थव्यवस्था का क्या है? चक्रीय अर्थव्यवस्था का एक परिभाषा समझ लीजिए। दोनों यहाँ पे सही है। और तीसरा चक्रीय अर्थव्यवस्था के बारे में कह रहा है कि उस अर्थव्यवस्था में कम से कम संसाधनों कह रहा है उस अर्थव्यवस्था में कम से कम संसाधनों के द्वारा अधिक अधिकाधिक अधिकाधिक उत्पादन का प्रयास किया जाता है। मतलब कि चक्रीय अर्थव्यवस्था के द्वारा जो है ना, कम से कम संसाधनों द्वारा अधिक से अधिक उत्पादन लेने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, चलिए इसका आंसर होगा डी नंबर। थोड़ा ऐसा वर्ड मिलेगा इकोनॉमिक्स में कि समझने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। कह रहा है आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत को पहचाना जाता है। किस रूप में पहचाना जाता है भारत को विकासशील राष्ट्र में पहचाना जाता है। कह रहा है अर्थव्यवस्था के ऐसे स्वरूप जहां अस्थायी नौकरियों के विपरीत अल्पकालिक अनुबंध या फ्रीलांस कामों को प्राथमिक दी जाती है। फ्रीलांस कामों को प्राथमिक दी जाए उसे किस रूप में परिभाषित किया जाता है? अर्थव्यवस्था के ऐसे स्वरूप जहां अस्थायी नौकरियों के विपरीत अल्पकालिक अनुबंध या फ्रीलांस कामों को प्राथमिक दी जाए उसे किस रूप में परिभाषित किया जाता है? इसका आंसर होगा आपको गीग अर्थव्यवस्था, उसे कहेंगे गीग अर्थव्यवस्था। ठीक है, गीग। नेक्स्ट है यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए। कौन सा बात सत्य होगा यहाँ पे बताइएगा? सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए। इसका आंसर होगा एक श्रम। ठीक है, इसका आंसर होगा एक श्रम अधिकय वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। एक श्रम अधिकय वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। एक श्रम अधिकय अर्थव्यवस्था वाली के रूप में। कर एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है। एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है इनमें से सभी मानव संसाधन से, भौतिक संसाधन से, प्राकृतिक संसाधन से। कर अर्ध अर्ध विकसित का परिभाषी शब्द क्या है? अर्ध विकसित का परिभाषी होगा निर्धन। कर भारतीय अर्थव्यवस्था के
वैश्वीकरण का अर्थ, भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का अर्थ क्या होगा? तो दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंध पर लगे प्रतिबंध को यथासंभव कम करना। नेक्स्ट है, विश्व बैंक के नवीनतम आंकड़ों के आधार पर सकल घरेलू उत्पाद के दृष्टिकोण से भारतीय अर्थव्यवस्था का स्थान 5वां हो गया है। ठीक है, 5वां हो गया है। पहला स्थान पर अमेरिका है, दूसरा स्थान पर चीन है, चौथा स्थान पर जापान है, 5वां स्थान पर जर्मनी है, भारत, सॉरी, चौथा, तीसरा, देखिए, पहला स्थान पर अमेरिका, दूसरा पर चीन, तीसरा पर जापान, चौथा पर जर्मनी, 5वां पर भारत, छठा पर यूके। किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है, किसी भी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करेगा? तो सभी पर, बाजार का आकार, प्राकृतिक संसाधन या फिर पूंजी निर्माण। कर व्यवसाय या आर्थिक क्रियाओं के आधार पर किसी अर्थव्यवस्था को कितने मुख्य क्षेत्रों में बांटा गया है? तो आपको इसका आंसर होगा 3 क्षेत्र में बांटा गया है। चलिए आप लोग लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन से क्षेत्र आर्थिक कार्य प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, कौन सा आर्थिक कार्य प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर होगा सभी। ठीक है, सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सत्य है? कह रहा है कि अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र का व्यवसाय मनुष्य का प्राचीनतम व्यवसाय, बिल्कुल सही है। प्राथमिक क्षेत्र प्राकृतिक उत्पादों का उत्पादन करता है, जो जो मानव जीवन यापन हेतु अनिवार्य है, बिल्कुल सही है। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र, बिल्कुल सही है, इसका आंसर डी नंबर। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र द्वितीयक क्षेत्र है? द्वितीयक क्षेत्र कौन होगा? द्वितीयक क्षेत्र विनिर्माण, निर्माण, विद्युत, गैस और जल आपूर्ति, बिल्कुल से तीनों सही है। निम्नलिखित में कौन एक विनिर्माण का उदाहरण है? विनिर्माण का उदाहरण कौन सा होगा? कपड़ा। निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया जाता है? प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित नहीं कर सकते हैं आपको जलापूर्ति को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? कह रहा है कि द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र, बिल्कुल सही है। द्वितीय क्षेत्र के विकसित होने से प्राथमिक क्षेत्र बढ़ता है, बिल्कुल सही है। प्राथमिक क्षेत्र उद्योगों के लिए कच्चे माल की व्यवस्था करता है। प्राथमिक क्षेत्र उद्योगों के लिए कच्चे माल का व्यवस्था करता है, बिल्कुल सही। कच्चा माल प्राथमिक क्षेत्र बना के देता है, इसलिए इसका आंसर डी। यहाँ से कह रहा है अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में वस्तुओं का नहीं वरन सेवाओं का उत्पादन किया जाता है? अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में वस्तुओं का नहीं वरन सेवाओं का उत्पादन किया जाता है? 94 का आंसर होगा तृतीय क्षेत्र। 94, चलिए 95, निम्नलिखित में से कौन से एक भारत के सेवा क्षेत्र का एक भाग है? सेवा क्षेत्र का कौन सा एक भाग है? इनमें से सभी होगा, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के सेवा क्षेत्र का भाग नहीं है? कौन सा इसमें सेवा क्षेत्र का भाग नहीं है? सेवा क्षेत्र का भाग कौन है? तो निर्माण, ठीक है। द्वितीयक क्षेत्र का भाग है, द्वितीयक का है, तृतीयक में पूछ लिया है। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, मानव की आवश्यकता सीमित है, बिल्कुल सही है, बता चुके हैं। कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? मानव की आवश्यकता सीमित है, कब? मानव की आवश्यकता आज तक सीमित हुआ है न होगा, ठीक है। आज पाउडर दीजिए तो कल क्रीम दीजिए, सीमित नहीं है। दूसरा कह रहा है मानव की आवश्यकताओं के कह रहा है मानव की आवश्यकता में समय के साथ बदलाव आते हैं, बिल्कुल सही है, बदलाव आते हैं ना जी। आज लिया सोनाटा घड़ी तो कल लेगा कैंपस वाला जूता, परसों लेगा आपको एगो अपाची। चलिए तीसरा हमने कह रहा है कि मानवीय आवश्यकता की संतुष्टि के विभिन्न प्रकार के वस्तु का उत्पादन करना ही एक अर्थव्यवस्था के मुख्य कार्य है, बिल्कुल सही है, मुख्य कार्य है। इसमें आपको 2-3 सही होगा और एक गलत होगा, जिसमें 2-3 है आंसर सही होगा सी नंबर। नेक्स्ट है
निम्नलिखित में कौन एक तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा है? तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा है आपको बिजली और परिवहन तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा है। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में किस क्षेत्र का अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र में रखा गया है? द्वितीयक क्षेत्र में रखा गया किसको? तो विद्युत तथा जल आपूर्ति को। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है। पहला कह रहा है कि तृतीयक सेवा को सेवा क्षेत्र कहते हैं, तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं, बिल्कुल सही है। तृतीयक क्षेत्र के विकसित होने से प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र वृद्धि होता है, बिल्कुल सही है। यानी उत्पन्न कुशलता भी बढ़ती है, यानी वृद्धि होती है, बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा है कि तृतीयक के ढांचे के बिना कोई अर्थव्यवस्था कार्यशील नहीं हो सकता, बिल्कुल सही है। इसका आंसर होगा 1, 2, 3। लोक कल्याणकारी अर्थव्यवस्था की अवधारणा का विकास किसने किया? लोक कल्याणकारी अर्थव्यवस्था, इसका आंसर होगा प्रोफेसर अमर्त्य सेन, प्रोफेसर अमर्त्य सेन। कारण निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? कारण अर्थव्यवस्था के प्राथमिक तथा द्वितीयक क्षेत्र भौतिक वस्तुओं का उत्पादन करता है, बिल्कुल सही है। भौतिक वस्तु मतलब जिसको छू सकते हैं, जिसको छू सकते हैं, ठीक है। जिसे को बोतल पानी पिए वाला है ना, उसको छू लीजिए। उसके बाद कह रहा है कि तृतीयक तृतीयक क्षेत्र में वस्तुओं का नहीं वरन सेवाओं का सम्मिलित किया जाता है, तृतीयक क्षेत्र में, बिल्कुल सही है, दोनों सही है। सेवा कह रहा है अर्धविकसित देशों की अधिकांश जनसंख्या किस क्षेत्र में कार्यरत रहता है? ये तो डेली देखने को मिलता है, प्राथमिक क्षेत्र कृषि में रहता है। परछन बेरोजगारी, छिपी बेरोजगारी सब यही है। कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सभी सही हो जाएगा, ठीक है। कौन सा कथन सही है? तो सभी सही है। स्वामित्व के आधार पर किसी अर्थव्यवस्था के दो प्रमुख क्षेत्र होते हैं, निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र, बिल्कुल सही है। मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले देश में एक संयुक्त क्षेत्र होते हैं, बिल्कुल सही है। संयुक्त क्षेत्र होते हैं, बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा है कि संयुक्त क्षेत्र के उद्योग अथवा व्यवसाय में निजी उद्योगपति और सरकार तीनों की साझेदारी होती है, पीपीपी, तीनों, बिल्कुल सही है। इसका आंसर होगा आपको जिसमें तीनों है, 1, 2, 3, डी नंबर। कह रहा है शोध एवं अनुसंधानकर्ता को किसमें शामिल किया जाता है? इस शोध और अनुसंधानकर्ता इससे पंचम क्षेत्र नहीं चतुर्थ क्षेत्र चतुर्थ क्षेत्र में शामिल किया जाता है शोधकर्ताओं और को। कारण निम्नलिखित में किस क्षेत्र में समाज अर्थव्यवस्था में उच्च स्तर के निर्णय लेने वाले को शामिल करते हैं? उच्च स्तर के निर्णय लेने वाले को शामिल किस में करते हैं? पंचम क्षेत्र में करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कारण चतुर्थ क्षेत्र तृतीयक क्षेत्र का ही विकसित रूप है जिसमें ज्ञान आधारित सेवाओं को शामिल किया जाता है, सही है। कारण गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल्स को अर्थव्यवस्था के पंचम क्षेत्र की संज्ञा दी गई है, बिल्कुल सही है। इसका आंसर होगा 1 और 2। प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित होते हैं कृषि। तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में सेवा सम्मिलित है। तृतीयक क्षेत्र कौन होगा? संचार। चलिए उसके बाद है तृतीयक क्षेत्र में सम्मिलित कौन सी सेवा होगा? तृतीयक क्षेत्र में बताए विनिर्माण। और लास्ट क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कारण वास्तविक अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र के तथ्यों का निर्माण करता है, यह क्या है से संबंधित है। ये क्या बोला है? वास्तविक अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था के तथ्यों का वर्णन करता है, यह क्या है? मतलब कहने का मतलब है कि वास्तविक अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था के तथ्यों का वर्णन करता है, या क्या है किससे संबंध है या किससे संबंधित है, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि आदर्श अर्थशास्त्र नीतिगत निर्णय या क्या होना चाहिए से संबंधित है, बिल्कुल सही है। इसमें दोनों सही है, ठीक है। इसमें थोड़ा हमको भी समझ में नहीं आया, इसलिए आपको समझा नहीं पाया। थोड़ा सा यहाँ पे समझ में नहीं आया, याद रखना है, रट लेना है, ठीक है। जो समझ में आया रट लेना है।
चलिए, तो क्लियर हो गया। ठीक है, और इसका दूसरा पार्ट आ जाएगा, मतलब दूसरा चैप्टर राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम का। उसमें भी अच्छा खासा ऑब्जेक्टिव है नेशनल इनकम से, और यहाँ से प्रश्न आते रहते हैं। इसलिए इस वीडियो को इतना दबा के लाइक करिए, इतना लाइक शेयर करिए कि अगला वीडियो बनाने के लिए हमें जो है खौफ हो। ठीक है, कि वीडियो अगला इकोनॉमिक्स का आना ही चाहिए। चलिए, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और अभी का बज गया रात 3। गुड नाइट।